नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ से टैक्स ऑडिट एकदम लाखरी दौर पर है। 3CD में क्या क्या चीजें करनी रहती है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसके कारण आपको नोटिसेस आ सकते हैं या फिर क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकता है, ये हम लोग जानेंगे। लेकिन पूरी 3CD को मैं आपको बताने ही वाला हूँ, राइट। तो दोस्तों, ये है फॉर्म 3CD, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर होता है, इसमें कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ पर जमा करनी रहती है, जानकारी, जिसमें नेम ऑफ द एसएससी, अगर वो कोई प्रोपराइटर है और फर्म का नाम भी है तो प्रोपराइटर का नाम पहले लिखिए, उसके ब्रैकेट में आप फर्म का नाम लिख दीजिए। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखेंगे। एड्रेस यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद ये परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, गलती मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है, कॉपी पेस्ट करते करते कई बार गलती होती है। हाँ, सॉफ्टवेयर में अगर फीडेड है और वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है तब कोई खास बात नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी मास्टर डेटा सही होना चाहिए। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिएगा। स्टेटस बताना पड़ेगा, इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी है यहाँ लिखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर, कौन से साल का हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 पॉइंट में। असेसमेंट ईयर 21-22 ऐसा रहेगा, राइट। इसके बाद में हमारा रिलेवेंट क्लॉज ऑफ 44AB हमको बताना पड़ेगा कि कौन से क्लॉज में आता है, राइट। तो क्लॉज 44ABA हमारे क्लाइंट है जिनका इसमें आता है, सेल्स टर्नओवर ग्रॉस सेल्स इन बिजनेस एक्सीड्स स्पेसिफिक लिमिट। इसका मतलब 44AB में आने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जिसके अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कब टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, उसमें से कौन सा क्राइटेरिया मीट होता है, ये यहाँ पर आएगा, राइट। इफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसके पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर में पार्टनरशिप में चेंज हुआ है तो चेंज का भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगा, डेट ऑफ चेंज, टाइप ऑफ चेंज, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो क्या था, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। अगर कोई पार्टनर चला गया तो वो पार्टनर का आ जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो सपोज करिए 20%, वो आ जाएगा। न्यू रेशियो 0%, क्योंकि अब वो जा चुका है। इस तरीके से होगा। जो काम करते हैं उसका नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे होलसेल रिटेल ट्रेड हमारे हैं, ये किस चीज का काम करते हैं, ऑयल ट्रेडिंग का काम करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का भी काम करते हैं, तो यहाँ पर वो भी हमने डाल दिया। बिजनेस सेक्टर, सब सेक्टर कोड, रिमार्क्स, ये भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कब डालना पड़ेगा, अगर कुछ चेंजेस हुए तो। चेंजेस नहीं हुए तो ये सब फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। 11th ए के पॉइंट में पूछा जाता है, सेक्शन 44AA के अंतर्गत कौन कौन से आपने बुक्स रखने थे और आपने रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे बैंक बुक, कैश बुक, जर्नल, लेजर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ये सारा हमने रखा हुआ है। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, इसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन, क्या क्या चीजें आपने देखी है। अब जैसे जितनी चीज यहाँ पर डाली है उससे कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए सी में, तो ए और सी मैच इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर 5 चीज लिखी और आपने एग्जामिन 4 चीज किए तो फिर आप गलती कर रहे हो। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए प्रैक्टिशनर आप यहाँ पर गलती कर जाओगे, राइट। 12वां पॉइंट क्या कहता है, वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन्स एसेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इसका मतलब 44AD, 44ADA, 44AE, 44AF, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, चैप्टर 12G, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एनी अदर रिलेवेंट सेक्शन, अगर कोई भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एप्लीकेबल है तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एप्लीकेबल हमारे किसी भी आइटम में नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा है। 13 पॉइंट ये कहता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। नॉर्मली हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम ही अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए सबके बैलेंस शीट में मोर और लेस यही आएगा, जब तक वो केवल ओनली कैश सिस्टम में ना हो, लेकिन मर्केंटाइल ही रहेगा, ऐसा मान के चलिए। कोई चेंज हुआ क्या ड्यूरिंग द ईयर, पहले कैश था मर्केंटाइल की, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं, पहले से मर्केंटाइल था, इसीलिए हमने यहाँ पर नो डाला हुआ है, right? Whether any adjustment is required to be made to profit or loss complying with the provision of income computation. Income computation disclosure standard के अनुसार क्या होता है, जब भी हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ता है, जिसकी यहाँ पर जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं। डिस्क्लोजर एज पर आईसीडीएस, आईसीडीएस के अनुसार डिस्क्लोजर अगर करना है तो कौन कौन से डिस्क्लोजर की जरूरत रहेगी, 1, 4, 2, 5, 10, हमारे इस क्लाइंट में ये सारे डिस्क्लोजर की जरूरत रहेगी। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर किया, यस और नो, हाँ भाई किया है। एक्रूअल बेसिस है, मर्केंटाइल सिस्टम है, यस और नो, हाँ है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन्वेंट्री में हमेशा यही आना चाहिए, यही आएगा। डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी बेसिस पे और फिक्स्ड एसेट पे एट द कॉस्ट टाइम ऑफ एडिशनल परचेज, ये डालना रहता है, हमने डाला है। प्रोविजन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज, हमने कंटीजेंट लायबिलिटीज का कोई प्रोविजन था तो वो भी हमने डाला, और नॉर्मल एक्सपेंसेस प्रोविजन भी हमने यहाँ पर डाले, राइट। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आईसीडीएस 2 में लिखा हुआ है, वैसे हमने सेम प्रोसेस को अपनाया है। इन केस ऑफ एनी डेविएशन, क्या आपने ये जो लिखा है इससे कुछ डेविएट किया हो क्या, नहीं भाई, हम तो ऐसा काम नहीं किए।
राइट। गिव द पर्टिकुलर ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कई बार क्या होता है कि कैपिटल एसेट होता है जिसको हम लोग उसकी ट्रेडिंग चालू कर देते हैं, बिजनेस ही उसका चालू कर दिया, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है एक्चुअली, ये हमेशा होता नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है जो कि आइटम फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28 था, ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्रेडिट्स, ड्रॉबैक्स, रिफंड्स, इस तरीके के कोई भी चीज आपने तो नहीं डाले। एस्केलेशन क्लेम्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर। कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ देनदारी 100 रुपए का है, लेकिन हमारा कुछ क्लेम था, जो क्लेम के कारण हमने एडिशनल 5 रुपए एक्सेप्ट किया, तो एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस तो नहीं किया जितने का बिल आपको मिला था, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। एनी अदर आइटम ऑफ इनकम जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में छूटा है, ऐसा कुछ तो हमारा नहीं है। कैपिटल रिसीव्ड कहीं गलती से आपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं डाल दिया, बोले नहीं डाला है। 17 पॉइंट क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर जितना वैल्यू है गवर्नमेंट का उससे कम में अगर आपने सेल किया होगा तो डिफरेंस वाला आपके टैक्सेशन में आ जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पर पूरी डालनी पड़ती है, पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में। 18 पॉइंट क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन का डिटेल। तो एनेक्सर ए में अलग से डेप्रिसिएशन का डिटेल हमने डाला हुआ है। अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शंस, ये जो कह रहा है अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट एडमिसिबल एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऐसा कुछ रिमार्क है क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल टू हिम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को प्रॉफिट देना था और आपने उसके बदले में उसको बोनस दिखा दिया, नहीं, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की। क्या कोई प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन हुआ, जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ जिस महीने में हुआ उसका एक्चुअल डेट के साथ आपको फिलअप कर देना है, राइट। 21A ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपने कोई ऐसा गलती किया है कि कैपिटल नेचर का जो अमाउंट है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट है उसको आप कहां पर दिखा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो गलत हो जाएगा ना। क्या आपने ये गलती किया है, बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि ये गलती करने के बाद थोड़ी हम लोग फिलअप करेंगे, हम तो पहले ही सही कर लेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी नील आने लगेगी। बी पॉइंट कहता है अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A एज पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को अगर कुछ पेमेंट किए होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। कई बार ऐसा तो नहीं किया आपने कि टीडीएस काट लिया और सरकार को पे नहीं किया, तो आप तो जुर्म कर रहे हो, तो जुर्म यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ किए होगे तो लिखना है, वैसे करता कोई नहीं है, राइट। उसके बाद डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, नहीं ऐसा जुर्म तो नहीं कर दियो कि आपको डिडक्ट करना था, आपने डिडक्ट ही नहीं किया, ये गलती अगर की हो तो भी आप फंसोगे यहाँ पे लिखते ही साथ। तो ये सारे फंसने वाले क्लॉज है, जैसे आप लिखे वैसे ही आपको अंदर ले लेगा, अंदर ले लेगा मतलब आपसे क्वेरी करेगा, तो ये गलत है। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अब हो सकता है कि आपने डिडक्शन भी किया, हो सकता है आपने पेमेंट भी किया। पहला क्या पूछा, डिडक्शन किया क्या, कहीं छूटा तो नहीं, पेमेंट किया क्या, कहीं छूटा तो नहीं। अब ये बोल रहा है डिडक्शन भी किया, पे भी किया, लेकिन कहीं ड्यू डेट के बाद तो नहीं किया, क्योंकि ड्यू डेट के बाद होगा तो डिसअलाउ करना चाहते हैं, इसीलिए पूछ रहा है, राइट। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी इज नॉट डिडक्टेड, जो डिडक्शन आपने नहीं किया उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस के बारे में अगर कुछ जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर देंगे। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस। देखिए आउटसाइड इंडिया अगर आप किसी को वेतन दे रहे हो विदाउट टीडीएस नॉर्मली पे करना ही नहीं है, क्योंकि वो भी जुर्म है, तो यहाँ भी फंसने वाला काम है। अगर आपका है और आपने नहीं लिखा तो भी फंसोगे, और आपने यहाँ पे है और आपने यहाँ पे लिखा, आपके पास क्वेरी जरूर आएगी, लेकिन करना तो पड़ेगा, अगर सच्चाई है तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। पेमेंट टू पीएफ और अदर फंड एटसेट्रा, कुछ पेमेंट भी है तो वो भी डालना पड़ेगा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परक्यूसाइट्स, ये किससे रिलेटेड है या आउटसाइड इंडिया से, तो वो भी डालना पड़ेगा, राइट। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन इनएडमिसिबल। ऐसा कोई खर्चा तो आपने नहीं डाला जो कि पीएनएल में नहीं डालना चाहिए था, ये भी अगर आपने कुछ डाल दिया हो तो फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि पहले तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही सुधारना था, उसमें ये डालना ही नहीं था। डाले हो तो यहाँ पर भी लिख दो और मरो सीधा सीधा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे आने वाला है नोटिस। अब डी पॉइंट ये कहता है डिसअलाउंस ऑब्लिक डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A3। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट आपने पेमेंट किया है और लिमिटेड अमाउंट से ऊपर अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो फिर आपको क्या लगेगा, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा कंप्यूटेशन में। अगर आपने सारी चीजों को चेक किया तो यस लिख दीजिए, आपने सारा अकाउंट पे चेक से तो किया है ना, कहीं कैश में तो नहीं कर दिया, नहीं भाई हमने अकाउंट पे ही चेक से किया है, राइट। तो आपने सब सही काम किया, एविडेंस के बेसिस पे यस हमने किया है। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी नॉट अलाउबल, ऐसा तो नहीं कि कोई ग्रेचुइटी था जो अलाउबल नहीं था उसको आपने खर्चे में दिखाया, नहीं ऐसा तो कोई फिगर हमारे पास में नहीं है, राइट। एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउबल अंडर सेक्शन
40A9 ये सारे प्रॉब्लम वाले क्लॉज है, इसमें कहीं भी यस लिखे तो मरे। तो अगर आपने कोई नॉट अलाउबल वाले खर्चे डाले होंगे तो वो भी यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है उसका भी डिटेल भरना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, नील है, हमारा तो नील है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 14A, कोई भी खर्चा जो इनएडमिसिबल है उसका डिटेल डालना है और अपने को फंसना है। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर प्रोविजन टू सेक्शन 36(1)(3), यहाँ पर भी कुछ इनएडमिसिबल है वो भी डालना पड़ेगा। तो ये सारे जो क्लॉज में बता रहा हूँ, ये सारे क्लॉज में जैसे ही हम लोग डालेंगे तो उसके पहले 1000 बार देख लेना कि वहां पर सच में ऐसा है कि नहीं तो क्लाइंट फंसने वाला है, राइट। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं लिखा तो सीए फंसेगा, इसी कारण सच्चाई ही जाना चाहिए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल, इंटरेस्ट अगर इनएडमिसिबल है सेक्शन 23 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, तो भी यहाँ डालना पड़ेगा। ऐसा करना नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड, अपने रिलेटिव्स को कोई ऐसा पेमेंट किया हो क्या जो उनके जितना नॉर्मली आप किसी और को देते हो उससे ज्यादा दियो, अगर हाँ तो फिर यहाँ डिटेल लिखो। ऐसा गलती करेंगे तो वैसे ही हम लोग फंसने वाले हैं, नहीं करना है। क्या कोई ऐसा प्रॉफिट या गेन है जो कि 32AC या 32AD या 33AB या 33ABA या फिर 33AC के अंतर्गत होना चाहिए? ऐसा कुछ हमारे पास में फिलहाल नहीं है। कोई स्पेशल अमाउंट है क्या जिसको अलग से चार्जेबल करना था और आपने नहीं किया? करो, लिखो यहाँ पे। ये जो ऊपर में जितने पॉइंट है उसकी लायबिलिटी पहले से थी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर एंड वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या होता है, पिछले साल की कोई लायबिलिटी थी जिसको आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया, उस समय डिसअलाउड हो गया था, अभी आपने डाल दिया होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई भी चीज हमारे पास में नहीं था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सेनवर्ट का कोई अमाउंट आपने P&L अकाउंट में डाल दिया होगा, वैसे डालना नहीं क्योंकि वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है, तो आपको यहाँ पर डालना नहीं चाहिए था, और डाले हो तो लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रायर पीरियड मतलब देखिए P&L अकाउंट जो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल ड्यूरिंग द ईयर का ही इनकम और एक्सपेंसेस आना चाहिए, उससे पहले का नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा डाल दिए हो तो यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा। भैया ऐसा डिटेल आपको देना जब पता है तो उससे अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुधार लो, लेकिन यहाँ डाल दिए तो फंस जाएंगे। गलती से भी आपके स्टाफ ने यस लिखा तो गया क्लाइंट, राइट। 28वां पॉइंट ये कहता है कई बार क्या होता है कोई प्रॉपर्टी मिली जिसके बदले जितना पैसा देना चाहिए उससे कम पैसा दिया और उसके बदले में बार्टर सिस्टम कर लिया, किसी और चीज को एडजस्ट कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर है तो आपको लिखना पड़ेगा कितना कम में आपने लिया है उस चीज को। हो सकता है कि वो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी आपने 3 ही लाख में लिया, क्यों? क्योंकि 7 लाख किसी और मद में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। 29 पॉइंट ये कहता है शेयर का कोई फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा कहीं पे हम लोग को मिला है क्या? फॉर एग्जांपल अगर मान लो आज शेयर मार्केट में कोई शेयर चल रहा है 120 रुपए का, आपने किसी और को सेल कर दिया उसको 150 रुपए में, तो ज्यादा हो गया। ये तो हो गया शेयर मार्केट वाली बात। जो शेयर मार्केट में नहीं होता उसका भी अगर वैल्यूएशन निकालेंगे और बैलेंस शीट देखकर तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा शेयर का वैल्यूएशन निकालने के बाद उससे भी ज्यादा में कहीं तो नहीं हमने किसी को बेचा। अगर ज्यादा में बेचा तो डिफरेंस अमाउंट आपका प्रॉफिट में आ जाएगा, आपको डिटेल भरना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का था उसको P&L में तो नहीं डाल दिए, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि P&L जो रहता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आता है, उसमें दूसरा हेड नहीं आ सकता। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सीधा कहां पर चले जाना चाहिए? आपके कंप्यूटेशन में। कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का किसी भी प्रकार का और इनकम तो नहीं डाले? नहीं भैया, ऐसा तो कोई काम हमने नहीं किया। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी। हुंडी वगैरह में कोई अमाउंट आपने बोरो किया है क्या? यस और नो? नहीं, क्योंकि हुंडी चलता ही नहीं है। ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ आपने एडजस्टमेंट किया तो वो लिखना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली नॉट एप्लीकेबल आता है। नेक्स्ट है वेदर द एसएससी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिमिलर नेचर। ये जो 94C है इसके इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंडिचर हुए हैं या ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका डिटेल डालना पड़ेगा, डिटेल का पूरा फॉर्मेट। कई बार क्या होता है इम्परमिसिबल चीजें करते हो और आपका एसएससी समझता नहीं, उसमें गलती कर दिया तो फिर सीए को यहाँ लिखना पड़ेगा। सेक्शन 96 के हिसाब से क्लॉज 31 ये कहता है कि 269SS के हिसाब से क्या आपने कोई लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि हम लोग कैश का जो लिमिट है ना ये 269SS 269T के अनुसार हम लोग को देखना पड़ता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है पर्टिकुलर ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द अमाउंट इन सेक्शन 269SS टेकन और एक्सेप्टेड, वहां पर दिया और यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लिया, ये दोनों का ही इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। और 269ST क्या कहता है? पर्टिकुलर ऑफ ईच रिसिप्ट इन एन अमाउंट एक्सीडिंग, ये रिसिप्ट है किसमें? सेक्शन 269ST में। इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन, एक व्यक्ति से
एक दिन में कहीं आपने लिमिट से ज्यादा तो नहीं रिसीव किया, अगर किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। ये बी भी उससे ही रिलेटेड पॉइंट है, सी भी उससे रिलेटेड पॉइंट है, डी भी उसी से रिलेटेड पॉइंट है। ये पूरा एसटी है 269 एसटी। अब 269 टी में आते हैं, पर्टिकुलर ऑफ ईच रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट। ये रीपेमेंट है ना, वहां पे रिसीव किए थे, यहाँ पे रीपेमेंट है, जो कि लिमिट से ज्यादा है, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। डी पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, राइट, और ई पॉइंट भी उससे रिलेटेड है। इस तरीके से हमारे सारे इंफॉर्मेशन यहां तक लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 32 ए के अनुसार कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या डेप्रिसिएशन है जिसको कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, तो उसको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। 33 पॉइंट क्या आता है, चैप्टर वाइज डिडक्शन। कौन कौन से चैप्टर में डिडक्शन आपने लिया है अपने कंप्यूटेशन में, तो 80C में लिया है, 80 TTA में सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, 80G में पीएम केयर फंड में आपने कुछ पैसे डाले, 80D में मेडिक्लेम में आपने कुछ पैसे डाले, तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी मेंशन होगी आपके कंप्यूटेशन के अलावा, राइट। सेक्शन 34 क्लॉज 34 ये कहता है वेदर द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स। कहीं आपको डिडक्शन या कलेक्शन करना था टैक्स का, तो कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं भाई, नहीं छूटा है। Whether SSC is required to furnish the statement of TDS or tax collected, if yes, furnish the detail। अगर कोई स्टेटमेंट फर्निश करना था टैक्स का, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। 35 वाला कहता है इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गिव क्वांटिटेटिव डिटेल। अगर क्वांटिटेटिव डिटेल मेंटेन होता है तो फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं मेंटेन होता है तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट मेंटेन, राइट। तो आप यहाँ पे नॉट मेंटेन लिख के आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटेल से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें क्वांटिटी एक एक करके मेंटेन करना असंभव जैसा हो जाता है, और कई बार सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं होता। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिर उस केस में भी आपको क्वांटिटी डिटेल मांग रहा है, ओपनिंग, परचेज, कंजम्पशन, सेल्स, क्लोजिंग, ये सारी चीजों का। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का कोई डिटेल अगर आपको देना है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग के केस में देना पड़ेगा। 36 वाला पॉइंट कहता है द एसएससी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड अगर कहीं से मिला होगा तो यहाँ पर डालना पड़ेगा डिटेल। 37 पॉइंट कहता है वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट। कॉस्ट ऑडिट इनको एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए एनए हो जाएगा। 38 पॉइंट कहता है वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के हिसाब से कोई ऑडिट हुआ था क्या, तो उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन या कोई जानकारी रिपोर्ट है तो यहाँ पे डालना है। हमारा नहीं है तो हमने नहीं डाला। वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 72A ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। स्पेशल ऑडिट कुछ स्पेशल हुआ है क्या आपके यहाँ पे? नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। 48 पॉइंट कहता है डिटेल रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो आपको टर्नओवर बताना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बताना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन ट्रेड, मटेरियल कंज्यूम्ड ऑब्लिक फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये सारा डालना पड़ेगा। 41 पॉइंट ये कहता है प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ डिमांड रेज्ड और रिफंड इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर एनी टैक्स लॉज। कहीं पर भी अगर किसी ने टैक्स लॉ ने कोई डिमांड किया आपसे, तो डिमांड का डिटेल डालना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते हो। अगर आपको कोई रिफंड मिला है तो रिफंड का भी डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसका सारा कॉलम यहाँ पर है। Whether the SEC 42 पॉइंट कहता है whether the SEC is required to furnish a statement in form 61 और form 61A और 61B। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। 43rd पॉइंट कहता है whether the SEC or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish report as referred to in subsection 2 of 286। नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। 44 ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बाइफर्केशन आपको देना पड़ेगा इस 44th वाले पॉइंट में। दोस्तों इतना ही है पॉइंट, और जिसमें जिसमें मैंने बताया रेड फ्लैग समझो कि जिसमें देने से गड़बड़ हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन गलत देने से भी गड़बड़ हो सकता है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले ही सुधार लीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।